नमस्कार। आपके सामने प्रदीप सानी जी हैं, जो अभी आपको एडिक्शन के बारे में कुछ जानकारी देंगे। सानी जी एडिक्शन और रिकवरी फील्ड से काफ़ी टाइम से जुड़े हुए हैं और मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहूँगा। पहला सवाल, आपके हिसाब से एक एडिक्ट और नशेबाज कौन होता है? सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करना चाहूँगा मीडिया डिपार्टमेंट का, जो आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया है। अब आपका सवाल ये आता है कि एक नशेबाज कौन होता है, यानी कि हू इज़ एन एडिक्ट? See, according to the definitions of an addict, it says that he is totally irresponsible, totally गैर जिम्मेवार इंसान होता है एंड ही इज़ एन एस्केपिस्ट ऑल्सो, भगोड़ा भी होता है। उसके सामने ज़रा सी जिम्मेवारियाँ आती हैं, जिम्मेवारी से भागने लगता है, तो उसको हम एक एडिक्ट बोलते हैं। अब हमारे सामने कई ऐसे एग्जांपल्स होते हैं जो लोग कई कई सालों से नशे में फंसे तो हुए हैं, बट उनको हम एडिक्ट की कैटेगरी में नहीं लेके आ सकते, बिकॉज वो अपनी जिम्मेवारियां पूरी कर रहे होते हैं। दे हैव गॉट देयर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, responsibilities as a son towards their parents, responsibility as a brother towards their siblings, responsibility towards their wife as a husband, and उसके बाद में responsibility as a father towards their kids। तो जिम्मेवारी से भागते नहीं हैं, वो सारी जिम्मेवारी करते हैं, जिसके चलते परिवार वालों को किसी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होती है, यानी कि उनके बिहेवियर्स चेक सिस्टम में रहते हैं। इसीलिए हम उनको एक एडिक्ट की कैटेगरी में नहीं लेके आ सकते। और मेन मुद्दा आ जाता है एडिक्ट होता कौन है? जो ज़िम्मेवारी से भाग रहा होता है और टोटली गैर ज़िम्मेवार इंसान होता है। धन्यवाद। अब मैं आपसे दूसरा सवाल पूछने जाऊँगा। आपके ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है? हमारे ट्रीटमेंट का कॉन्सेप्ट होता है ए होम अवे फ्रॉम होम, घर से दूर लेकिन घर वाला माहौल दिया जाता है। क्योंकि कई चीज़ें जो एडिक्ट जब नशे में फँसा होता है, कई चीज़ें घर में लैक करने लग जाती हैं। वो लैक कर रही होती हैं तो हम अपने ट्रीटमेंट में उनको लेके आते हैं जब, तो उनको घर वाला माहौल ही दिया जाता है कि उनको ऐसा फ़ील ना हो कि कहीं वो पराई जगह में आए हुए हैं। उनको एक रिलेशंस की अहमियत बताई जाती है, बिकॉज़ जब वो बच्चा नशा कर रहा होता है, नशा करते-करते सबसे पहले उसके फिज़िकल पार्ट के ऊपर असर पड़ता है, यानी कि लिवर, किडनी। उसके बाद में जब इनटेक ज़्यादा बढ़ने लग जाता है, तो उसका इम्पैक्ट उसके दिमाग के ऊपर पड़ने लग जाता है। उसको कहीं न कहीं लॉस ऑफ मेमोरीज़ वगैरह होने लग जाती हैं, वो हैलुसिनेट करने लग जाता है, वो अननोन फ़ियर्स का शिकार होने लग जाता है और लास्टली उसके रिलेशंस के ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है इसका। तो यहाँ पर जब बच्चा आता है हमारे ट्रीटमेंट में, तो हम उनको एक रिलेशंस की अहमियत बताई जाती है कि पेरेंट्स क्या होते हैं, बड़ा भाई क्या होता है, चाचा क्या होता है, ग्रैंडफ़ादर क्या होता है, सबकी एक अहमियत बताई जाती है, सो दैट जब वो यहाँ से ट्रीटमेंट लेके जाते हैं, तो वो अपने जो भी रिलेशंस हैं उनको भली पूरी तरह से उनको फुलफ़िल करते हैं। उनके रिलेशंस की रिस्पेक्ट करते हैं वो लोग। जी। शुक्रिया। अब मेरा तीसरा सवाल है, आपके हिसाब से पेरेंट्स की क्या-क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं? सी, आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। यही एक कारण होता है जो एक एडिक्ट पर्सनैलिटी बनती है बचपन में। जहाँ-जहाँ पर हम पेरेंट्स को ज़िम्मेवार ठहरा देते हैं, जहाँ पर उन्होंने बच्चे को ज़िम्मेवार ठहराना होता है उसकी गलतियों पर, वो नहीं करते हैं, उस पे पर्दा डाल देते हैं। It can be mother, it can be father, it can be elder sister, it can be elder brother also। जो बच्चा उस समय गलती तो कर रहा है, मान लीजिए उसने होमवर्क नहीं किया टाइम से और होमवर्क के समय पे वो खेल रहा है। मम्मी-पापा वगैरह जो भी उसको बुला रहे हैं, बेटे पढ़ाई का टाइम है, होमवर्क कर लीजिए आप, वो नहीं कर रहा, वो कहना नहीं मान रहा। इसका मतलब इसके पीछे एक बिहेवियर आ गया, मनमानी करना, ज़िद करना, हैं, अपने फ्यूचर के बारे में परवाह नहीं करना, क्योंकि पढ़ाई करना उसका फ्यूचर डिपेंड करता है और वो खेलने में टाइम दे रहा है, वो कहना नहीं मान रहा, वो ज़िद कर रहा है। ये कुछ बिहेवियर्स आने लग जाते हैं, जो ज़िम्मेवार तो ठहराना चाहिए था, बट कोई ना कोई सॉफ्ट कॉर्नर होता है, वो उसको ज़िम्मेवार नहीं ठहराता। अब इसी तरीके से कई बार पेरेंट्स बच्चे को मार्केट में लेके जाते हैं। वहाँ पर भी बच्चा जाकर के ज़िद करने लग जाता है, किसी मॉल के आगे खड़ा होके, शॉप के आगे खड़ा होकर के कि मेरे को ये चीज़ चाहिए। एंड वो चाहिए तो चाहिए ही है, उसको फिर पेरेंट्स कुछ ना कुछ बहाना बना रहे हैं, कल ले लेंगे, परसों ले लेंगे, अभी पैसे नहीं है, दिस एंड दैट, जल्दी घर जाना है, कुछ बता तो रहे हैं, बट वो सुनने की स्थिति में नहीं है। यहाँ पर भी उसको वैल्यू सिस्टम नहीं सिखाई जाती बच्चे को, ना पैसे की, ना टाइम की,
ना उसके फ्यूचर के बारे में कुछ नहीं बताया जाता। बच्चे की ज़िद, बच्चा कई बार तो हमने देखा है सड़क के ऊपर लेट जाता है, इतनी ज़बरदस्त ज़िद करता है, वो स्टबर्न होने लग जाता है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो पैम्परिंग की जाती हैं, बच्चे की सारी डिमांड्स बचपन में ही पूरी होने लग जाती हैं। उसका रिज़ल्ट अल्टीमेटली यही आता है कि वो एक एडिक्ट पर्सनैलिटी बनने लग जाता है उस समय। यानी कि फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चा क कुछ लोग हमें कहते हैं वो 18-20 साल की उम्र में नशा करने लग गया। हम उसमें माइनस करेंगे 5 इयर्स। 20 साल में से माइनस 5 इयर्स तो एज विल बी 15 इयर्स। तो 15-16 साल की एज के अंदर में बच्चा एक एडिक्ट पर्सनैलिटी बन चुका होता है, क्योंकि उसके बिहेवियर्स वो डिसऑर्डर होने लग जाते हैं। एंड जब बिहेवियर डिसऑर्डर होने लग जाते हैं, वो 4-5 साल तक तो नेगेटिव रहते ही हैं। देन दे गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव थिंग्स, जो कि है सब्सटेंस अब्यूज़। वो किसी टाइप का भी नशा हो सकता है। अब जब वो ट्रीटमेंट में आते हैं, तो बिहेवियर भी जैसे-जैसे नशा उनका बढ़ता जाता है, इसी तरीके से उनके बिहेवियर्स भी प्रोग्रेस करने लग जाते हैं। मान लीजिए उसने बचपन में किसी को स्लैप किया, आगे चल कर के शायद वो बुरी तरह हिट कर सकता है किसी को भी, बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुँचा सकता है। हैं? इसी तरीके से उनको बिहेवियर्स के करेक्शंस करने के लिए यहाँ पर लाया जाता है। एंड जो आपने कांसेप्ट पूछा है, हम कांसेप्ट के ज़रिए हमने उनके बिहेवियर्स को करेक्ट करना है, जो डिसऑर्डर हो चुके थे। बट इसमें बट लग जाता है, क्योंकि बिहेवियर्स इतनी आसानी से चेंज नहीं होते हैं। उनकी इंटेंसिटी को हमने लो करना होता है, दैट इज़ थ्रू द ट्रीटमेंट। अब बिहेवियर्स को हमने चेक सिस्टम में लाने के लिए या चेंज करने के लिए हमें उनकी चेंज इन थिंकिंग लानी है, उनकी चेंज इन फीलिंग्स लानी है, उनकी सोच के अंदर में ये चीज़ें कुछ डल गई थी कि मैं बिना नशे के कुछ भी नहीं कर सकता। मान लीजिए मेरे को इंटरव्यू में जाना है, मान लीजिए किसी रिश्तेदार के घर जाना है, मान लीजिए किसी शादी-ब्याह में जाना है, बट उनके दिमाग के अंदर में ऐसी चीज़ें धर दी जाती हैं कि बिना नशे के वो कुछ भी नहीं कर सकते। अब ये चीज़ को हमने निकालना होता है, येस यू कैन डू इट। बिना सब्सटेंस अब्यूज़ के आप सब कर सकते हैं, और उनकी फीलिंग्स जगानी है, फीलिंग्स, जो भावनाएँ अभी तक डेड हो जाती हैं, एक एडिक्ट की फीलिंग जो है डेड हो जाती है। ही इज़ लीस्ट बॉदर्ड अबाउट हिज़ पेरेंट्स। मान लीजिए पेरेंट्स को हेडेक हो रहा है, कहीं भी बॉडी एक्स हो रहा है, वो थोड़ी-सी ज़िम्मेवारी तो कर देंगे, ला कर के मेडिसिन ला के दे दी है, बट उसके पीछे एक फीलिंग्स भी होनी चाहिए। फीलिंग्स ये होनी चाहिए कि अपने हाथ से वो मेडिसिन को दे दी जाए, या थोड़ा-सा सिर को दबा दिया जाए, तो शायद आधी बीमारी पेरेंट्स की वैसे ही दूर हो जाती है कि मेरा बच्चा मेरे लिए इतना ध्यान कर रहा है यार, ही इज़ सो केयरिंग। बट उनके साथ ऐसा नहीं होता है, एडिक्ट के साथ में वो एक फ़ॉर्मेलिटी सी कर देते हैं, दवाई ला के दे दी, ले लो जी अभी। या डॉक्टर को पैसे दे दिए, जाइए आप डॉक्टर को चेकअप करा लीजिए। ये फ़ॉर्मेलिटीज़ नहीं होनी चाहिए, एक इसके पीछे हर काम के पीछे कोई ना कोई फीलिंग्स होनी चाहिए, एक अच्छी फीलिंग्स के साथ में काम करना होना चाहिए। जब हम दोनों को ऐड कर देते हैं, दैट इज़ चेंज इन थिंकिंग प्लस चेंज इन फीलिंग्स, दैट इज़ इक्वल टू चेंज इन बिहेवियर्स। बिहेवियर में चेंजेस तभी आएँगे जब इन दोनों में चेंजेस आएँगे यार। एंड थ्रू द ट्रीटमेंट चेंजेस दे डू कम। बट बिहेवियर्स की इंटेंसिटी जो है, वो ये नहीं है कि बिहेवियर सारे के सारे खत्म हो जाते हैं। बिहेवियर्स रहते हैं, नॉर्मल इंसान के अंदर में बिहेवियर्स रहते हैं, झूठ वे भी बोलते हैं,